मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर, आजमगढ़। मैंने अभी तक आपको संज्ञा प्रकरण के बारे में बहुत विस्तार से बताया। कुछ महत्वपूर्ण संज्ञाओं के बारे में हमने आपको विधिवत जानकारी दी। आज हम आपको संधि प्रकरण के बारे में बताएंगे। संधि क्यों कहते हैं, संधियों के प्रकार, उनके उदाहरण और किन संधियों के कौन से अपवाद हैं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं संधि प्रकरण। संधि, ये जो संधि है, आप ध्यान से देखेंगे, व्युत्पत्ति अगर इसकी देखी जाए तो यह सम उपसर्ग धा, ये वास्तव में दुधाय है और कि प्रत्यय से बना है संधि शब्द। इतहा में देख रहे हैं, जो आ स्वर है इसका लोप हो जाता है, आ का लोप हो जाएगा तो बचेगा आपका क्या, यह बचेगा सम प्लस ध, आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर इसमें इसका लोप हो जाएगा आ का। और यहाँ जो की आप देख रहे हैं, ककार का लोप हो जाएगा और बचेगा ई। एक लंबी प्रक्रिया है, हम उधर नहीं जाना चाहते। इस तरह से आप देखेंगे तो रूप क्या बना, आपका रूप बना यह सम धन धी, ये रूप बना। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो एक सूत्र आता है मौनुस्वार। हम आपको जब व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो अनुस्वार संधि के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसमें बताएंगे कि यदि पूर्व में हलंत म हो और उत्तर पद के प्रारंभ में कोई भी व्यंजन हो तो यह म अनुस्वार हो जाएगा और अनुस्वार होकर अपने पहले वाले स्वर पर लग जाता है, क्योंकि अनुस्वार हमेशा स्वर पर ही लगते हैं। तो यहाँ म अनुस्वार होगा, अपने पहले वाले स्वर पर लगेगा। आप देख रहे हैं म से पहले स्वर क्या है, म से पहले स्वर है अ, क्योंकि स में क्या है, आप इसको देखेंगे तो स में से अ निकल गया, स हलंत हो गया और फिर क्या है म, और इधर क्या है, इधर है आपका धी। अब यह जो म अनुस्वार बनेगा, अनुस्वार बनेगा तो अपने पहले वाले स्वर पर, म अनुस्वार बनकर अपने पहले वाले स्वर अर्थात अ पर लगेगा और अ स में संयुक्त है, मिला हुआ है आकर के, इसीलिए यह संग पर दिखाई देता है, उधर आपका है धी। इस तरह से रूप बन जाता है संधि। अब अनुस्वार से ही परसवर्ण आएगा सूत्र, अनुस्वार से ही परसवर्ण सूत्र आएगा। वो क्या करेगा, इस अनुस्वार को परसवर्ण, परसवर्ण माने ये बाद वाले का सवर्णी हो जाएगा। बाद में क्या है, ध। ये हम जब संधि विस्तार से आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये ध क्या है, त वर्ग का है, ये त वर्ग का ध है और म आप देख रहे हैं ये प वर्ग का पंचम है। तो यह अनुस्वार म है, म ही अनुस्वार बना है, अर्थात यह अनुस्वार प वर्ग का पंचम म है, यह परसवर्णी होगा। तो इससे कहेगा तुम अपना पंचम दो, तो ध अपना पंचम देगा, त वर्ग अपना पंचम, ध क्या है, तवर्गी है, तो त वर्ग का पंचम न हो जाता है। इस तरह से इसका दूसरा रूप ये भी होता है, इस तरह से भी आपको मिलेगा संधि, जो हमने लिखा है। तो यह संधि की व्युत्पत्ति हमने बताया कि संधि शब्द कैसे बना। लंबी प्रक्रिया है, हम उधर नहीं जाएंगे। आइए हम बताते हैं कि संधि इसको कहती क्यों है। संधि का दूसरा नाम क्या है, संधि का दूसरा नाम है संहिता। अब समझिए, संधि का ही दूसरा नाम क्या है, संहिता है। संहिता एक संज्ञा है, मैंने संज्ञा प्रकरण में आपको बताया था, परः सन्निकर्षः संहिता, संहिता का सूत्र है। इसका सूत्र क्या है,
इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। संहिता के बारे में बताया गया। परः सन्निकर्षः संहिता, ये इसका संहिता का सूत्र है। ये तो हमने आपको दिया था, यह रूप संधि, और फिर इससे हमने क्या बनाया था, इससे बनाया था संधि। यह मूलस्वार से बना और यह अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण संधि से बना। तो ये व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये परसवर्ण संधि से बनता है संधि, और ये अनुस्वार संधि से ये बनता है। तो संधि का ही दूसरा नाम संहिता है। संहिता कहते किसको है, सूत्र बोलता है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अतिशय सन्निधि, अर्थात वर्णों का अत्यंत समीप आ जाना, वर्णों के अत्यंत समीप आ जाने की प्रक्रिया जो है वो संहिता कहलाती है। दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं तो क्या होती है, वो संहिता कहलाती है। नजदीक का मतलब क्या है, व्यवधान रहित अवस्था में आना। उन दोनों वर्णों के बीच में अन्य किसी का व्यवधान न हो। और दूसरी बात यह है कि उच्चारण काल का बिल्कुल समीप होना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं देव तो फिर तुरंत बोले इंद्र, बोल रहे हैं इति तो तुरंत बोले आदि, तब यह संहिता की स्थिति बनेगी। देव धन इंद्र दोनों साथ में बोल रहे हैं, पास पास आ गए, अ और ई, देव अ और इंद्र ई, तब यहां संहिता की स्थिति बनेगी। अब हम यही देव बोलें और कुछ देर के बाद, घंटे दो घंटे के बाद इंद्र बोलें तो ये संहिता नहीं बनेगी। इसीलिए यहां पर है परः सन्निकर्षः संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। और यही संहिता क्या है, संधि। जब दो वर्ण बिल्कुल आसपास एकदम आ जाएंगे पास पास में, तभी संधि होगी। जब दूर दूर रहेंगे और उनके बीच में व्यवधान रहेगा तो संधि नहीं हो सकती। सजाती विजाती हम पढ़ाएं आपको संज्ञा प्रकरण में। अगर सजाती वर्ण है उसमें विजाती आ गया, अर्थात स्वर के बीच में व्यंजन आ गया, तो संधि कैसे। स्वर संधि चल रही है, बीच में व्यंजन आ गया, दो वर्णों के बीच में संधि नहीं होगी, दोनों स्वरों के बीच में संधि नहीं होगी। ये हम बताएंगे संधि प्रकरण में। तो यहां पर देखिए, संहिता माने संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। आप जानते हैं इसका मेल अर्थ होता है या जोड़ अर्थ होता है, मेल या जोड़। संहिता को ही अर्थात संधि को क्या कहते हैं, मेल या जोड़। इसमें जोड़ा जाता है, दो वर्णों को जोड़ा जाता है, और संहिता की प्रक्रिया में वर्णों में कुछ विकार, कुछ परिवर्तन होते हैं। वो जब हम संधि विस्तार से जब क्रम से पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे किस वर्ण में कौन सा परिवर्तन हो रहा है। कभी पूर्व पद के वर्ण में परिवर्तन होगा, कभी परपद के वर्ण में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन होगा जिसको विकार कहते हैं संस्कृत शब्दावली में। तो यही जो विकार है, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उनमें परस्पर एक विकार होता है, जिसे हम संधि नाम देते हैं, जिसे संहिता नाम देते हैं। इसीलिए जब हम संधि पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, संधि के बीच में कौन सा चिन्ह बनाते हैं, प्लस का। दो वर्णों के बीच में जब हम संधि करते हैं, वर्ण कहाँ आते हैं, पदों में आते हैं। वर्ण पदों में आते हैं, तो जब पद में आएंगे तो प्लस के पहले हम लिखते हैं कौन सा पद, पूर्व पद, और प्लस के बाद क्या कहते हैं, पर पद, या इसी को कहते हैं उत्तर पद। बात समझिए। तो प्लस के पहले पूर्व पद, प्लस के बाद पर पद या उत्तर पद। ये प्लस क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह चिन्ह है, योग का चिन्ह है। गणित की शब्दावली में भी यह जोड़ का चिन्ह है। दो पदों के बीच में हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं संधि में, क्योंकि ये योग होता है। इसीलिए यहाँ पे संधि का नाम मेल, जोड़। तो संहिता है, संधि होती कहाँ है,
किन परिस्थितियों में संधि होगी, संधि कहाँ कहाँ होती है, सूत्र बोलता है। क्या बोलता है देखिए, सूत्र कहता है संहितैक पदे नित्या। श्लोक है, यह श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, संधि करते जा रहे, धातु धन उपसर्गयोः। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः। नित्या समासे, ये देखिए, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। बड़ा सुंदर श्लोक है, संधि की प्रक्रिया को बताता है कि संधि कहाँ कहाँ करनी चाहिए, संहिता कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारे विद्वत समाज में जो व्याकरण है, उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, और व्याकरण नियमबद्ध वैज्ञानिक तरीके से नियमबद्ध प्रस्तुति है। संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। देखिए लिखा है संहितैक पदे नित्या, इसको तोड़ देंगे, आप सोचेंगे कि क्या है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं। यह शब्द मैंने लिखा है जो ऊपर, संहिता धन एक पदे, संहिता धन एक पदे, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता कहाँ होती है, संधि का कार्य कहाँ कहाँ होता है। कभी कभी लोग आते हैं, कहते हैं कि इस शब्द में संधि बताइए। जो अल्पज्ञ हैं कुछ भी लेकर के आ जाएंगे और विद्वत समाज में रख देंगे एक बात। हर शब्द संधि से नहीं होते। ये बात अलग है कि व्याकरण कहते हैं, पाणिनि ने खुद स्वीकार किया है कि धातुज होते हैं। ठीक है, सार्थक शब्द धातुज होते हैं, संस्कृत की परंपरा में बताएगी। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सभी शब्द संधि से ही बने और आकर के कोई शब्द ले आएंगे जो टूटा नहीं। भाई संधि विच्छेद कहाँ होगा, जहां संधि होगी वही ना विच्छेद होगा, जहां जोड़ा गया वही से तोड़ेंगे। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते, मूर्ख लोग तुरंत कह देते हैं। तो संहिता कहाँ होगी, संहितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहिता एक पदे नित्या, एक पदे मैंने तोड़ दिया, संहितैक पदे नित्या। संहिता एक पद में नित्या माने हमेशा होनी चाहिए। संधि एक पद में निश्चित रूप से करनी चाहिए, अति आवश्यक है। एक पद के अवयव किसी शब्द के शब्दांश यदि अलग अलग हैं तो उनको जोड़ना चाहिए। अभी हम बताएंगे। एक पद के जो पदांश हैं, किसी शब्द के शब्दांश हैं, अगर वह अलग अलग हैं तो उनको जोड़ दो। ये बोल रहा है श्लोक। संहिता एक पदे नित्या, नित्या माने हमेशा, एक पद में हमेशा संधि कार्य होता है। और दूसरी बात कर रहा है नित्या धातु उपसर्ग। यहां देख रहे हैं, आप कहेंगे कि धातु में तब पर छोटा ऊ होता है तो आपने बड़ा ऊ क्यों लिख दिया। मैंने इसको अभी देखिए, इसको तोड़ दिया। यह है धातु धन उपसर्गयोः, यह शब्द है धातु धन उपसर्गयोः। यहाँ ह्रस्व उकार है, यहाँ भी ह्रस्व है, ह्रस्व ह्रस्व मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसलिए बड़ा ऊ हो गया है। अका सवर्ण दीर्घ सूत्र आएगा, हम आपको पढ़ाएंगे दीर्घ संधि में। तो यहाँ मैं तोड़ दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ।
संहिता देखिए, संहिता एक पदे वृद्धि, संहिता एक पदे नित्या। संहिता माने संधि का कार्य, एक पद में नित्या माने हमेशा होना चाहिए। एक पद के अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग रखे गए हैं, तो उनको आप एक में मिला दो। नित्या धातु उपसर्ग है, धातु और उपसर्ग अलग अलग हैं या धातु से निष्पन्न क्रियापद है कहीं पर और उपसर्ग दूर रखा हुआ है, तो उसको एक में मिला दो। नित्या धातु उपसर्ग। फिर क्या करा, नित्या समासे। और समास की प्रक्रिया में भी अगर संधि वाले पद बन रहे हैं तो वहां पर भी संधि का कार्य निश्चित रूप से करना चाहिए। समास की प्रक्रिया, अगर समास की प्रक्रिया चल रही है, सामासिक कार्य हो रहा है, तो वहां पर भी संधि की परिस्थिति बन रही है तो आपको संधि कार्य कर देना चाहिए। वाक्य, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सब नित्या में है। एक पद में नित्य रूप से होना चाहिए, धातु उपसर्ग आ जाए तो भी नित्य रूप से होना चाहिए, समास आ जाए तो भी नित्य रूप से होना चाहिए। लेकिन वाक्य, जब वाक्य आ जाए, वाक्य क्या है, पदों का समूह है, सार्थक पदों का समूह है वाक्य। इस शब्द को देखिए, वाक्य सप्तमी, वाक्य में तो सा माने संहिता, विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा पर निर्भर है। विवक्षा क्या है, वक्ता की इच्छा पर अथवा लिखने वाले की इच्छा पर संधि है। चाहे तो वाक्य में संधि करे दो पदों में अथवा न करे, यह उसकी इच्छा पर है। संधि कार्य करे अथवा न करे, वो विवक्षा है। वक्ता बोल रहा है तो संधि करके बोले अथवा विग्रह करके अलग अलग बोले, विच्छेद करके बोले, वो उसकी इच्छा पर है। तो संधि कार्य संहिता कहाँ होना चाहिए, एक पद में नित्य रूप से होना चाहिए। निश्चित रूप से अगर एक पद है तो उसमें होना चाहिए, एक पद के अवयव हैं तो होना चाहिए, ये समझिए। देखिए एक पद में क्या है, जैसे गए, धन, अक। ग में क्या है, देखिए ये पद नहीं, ये अलग अलग पद नहीं है, ये पदांश हैं, शब्दांश हैं। यह एक शब्द के अंश हैं, ये शब्दांश हैं, लेकिन अभी शब्द नहीं है। ये दोनों आप देख रहे हैं, शब्द नहीं है, ये शब्दांश जरूर है। अब ग को आप देखेंगे तो इसमें क्या है, आए, और यहाँ पे क्या है, अक। यह एक कोई एक पद है जिसलिए अंश है। तो एक पदे, जब एक पद आ जाए तो उसमें संहिता नित्या माने निश्चित रूप से हमेशा कर देनी चाहिए। तो अय का एचो अयवायाव आपको सूत्र आएगा, हम पढ़ाएंगे। एचो अयवायाव सूत्र आएगा, सूत्र क्या आएगा, सूत्र आएगा एचो अयवायाव, यह सूत्र आएगा अयादि संधि का। संधि का नाम है अयादि संधि, इसमें अय आदि होते हैं इसलिए इसका नाम अयादि है। जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस संधि में अय आदि होते हैं इसलिए इसका नाम अयादि है। तो एचो अयवायाव सूत्र आएगा तो सूत्र क्या करेगा, अय के स्थान पर क्या करेगा, आय आदेश हो जाएगा। यह आदेश स्थानीय आगम, ये आपको हम बताएंगे। तो देखिए गकार, क्योंकि ग में से स्वर अय निकल गया और यहाँ पर क्या है, अक है। अब आप जोड़ सकते हैं, अज्झिनम परेण से। हम जोड़ते क्यों है भाई, संहिता क्या करती है कि दो वर्णों को बिल्कुल पास में लाने की स्थिति है, दो वर्णों को बिल्कुल पास में ला देती है। ऐसे अगर बन जाते हैं तो जोड़ते क्यों हैं, जोड़ते क्यों हैं, सूत्र आता है अज्झिनम परेण संयोज्य। ये सूत्र कहता है अज्झिनम परेण संयोज्य, अचहीनम, अज्झिनम, इसको देख रहे हैं क्या है, यह है अचहीनम, यह है अच धन हीनम, यह शब्द है अचहीनम। अच माने स्वर से हीन है तो परेण माने बाद वाले से जोड़ दो। तो यहाँ ग देख रहे हैं स्वर से हीन है, अज्झिनम परेण संयोज्य क्या कहता है, कहता है स्वर से जो हीन है उसको बाद वाले से जोड़ो। ग स्वर से हीन है, बाद वाले से जोड़ो, बाद में स्वर आ है
तो क्या बन गया गा। यह देखिए फिर वही पोजीशन बनी, यह स्वर से विहीन है, बाद में स्वर है। परेण माने बाद वाले से, पहले वाले से नहीं जोड़ा जाता, याद रखिएगा, बाद वाले से जोड़ा जाता। तो यह कहां से जोड़ा जाएगा, बाद वाले से। तो यह में अ की मात्रा हो जाएगी, अ आके इसमें मिल जाएगा और क्या हो गया, यह गायक। अब एक पद बन गया, गायक एक पद बन गया। तो यह एक पद है, यह गायक एक शब्द है और गय धन अकह क्या है, शब्दांश है। याद रखिएगा, गायक शब्द नहीं है, यहां पर शब्द नहीं है, यह गायक पदांश नहीं है और ये क्या है, ये पदांश है। क्योंकि गायक एक पद है और इसी पद के दोनों क्या है, अंश हैं। तो एक पद में निश्चित रूप से संधि करनी चाहिए। गायक एक पद है, इसी पद के बिखरे हुए ये अंश है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक पद बन गया, गायक नायक। तो एक पदे नित्या, नित्य एक पद में कोई भी एक पद बनेगा, उसमें आप संधि कर देंगे। फिर क्या करा, नित्या धातु उपसर्ग है। धातु और उपसर्ग में निश्चित रूप से संधि होनी चाहिए। धातु ही सिर्फ हो ऐसी बात नहीं है, धातु से बने हुए क्रिया रूप भी होना चाहिए। धातु से बने हुए क्रिया रूप होने चाहिए। नित्या धातु उपसर्ग है, वो देखिए जैसे नि उपसर्ग है, अवसत, भूतकालिक, ये देखिए इकोयच, ई का यह हो जाएगा, न क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और यह में अ जुट के पूरा कर देगा, क्या बन गया, यह बन गया न्यौसत। यह संधि पढ़ाएंगे तो इकोयच की हम आपको पढ़ाएंगे। तो नित्या धातु उपसर्ग है, देख रहे हैं, वश धातु है रहना, और इसमें धातु से बना हुआ यह क्रिया रूप है और यहां पे उपसर्ग है, जोड़ दिया गया। तो उपसर्ग अगर आ जाए तो उसमें धातु के साथ संधि जरूर करते हैं। ये लिखा है नित्या धातु उपसर्ग। देखिए वेद को आप पढ़ेंगे ना, वैदिक ऋचाओं को पढ़ेंगे तो उसमें जो वैदिक मंत्रों में उपसर्ग धातु इधर से उधर रहते हैं, लेकिन जब हम पदान्वय करते हैं, मंत्रों का अर्थ निकालते हैं, तो उनको आके जोड़ देते हैं। आनो भद्राः क्रतोयन्तु विश्वतः, ये मंत्र आप पढ़ेंगे। आनो भद्राः क्रतोयन्तु विश्वतः, देखिए आ कहाँ है और यंतु कहाँ है। आ उपसर्ग को यंतु के साथ ले आते हैं तो क्या बन जाता है, आयंतु। ये समझिए, आयंतु। तो उपसर्ग और क्रिया रूप धातु में हम संधि जरूर करते हैं। तो नित्या धातु उपसर्ग। फिर कहा नित्या समासे, समास में निश्चित रूप से संधि होती है। निश्चित रूप से आप समास में संधि करेंगे, अगर संधि का रूप बन रहा है करेंगे, करके दोनों को एक कर देंगे, दोनों को एक कर देंगे, संधि का कार्य कर देंगे। समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप कर उनको जोड़कर एक समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो जोड़ देंगे और समस्त पद बन जाएगा। जैसे अगर ये हो गया, समास में क्या है, राज्ञः पुरुषः, देखिए हमने ये विग्रह लिख दिया। अब जोड़ेंगे, विभक्ति का लोप करेंगे, राजन बनेगा, खष्टी है, राजन का खष्टी राज्य है, तो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा राज पुरुषः। देख रहे, दो पदों में हमने क्या किया, संधि करके जोड़ करके एक कर दिया। हालांकि ये सामासिक प्रक्रिया है लेकिन जोड़ा गया है। कृष्णम आश्रित, ऐसे ही बन गया। देखिए ये बन गया कृष्णम धन आश्रित। तो हम क्या करेंगे, पदों की विभक्ति का लोप करके उनको जोड़ते हैं तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो ये कौन सा रूप बनेगा, यह बनेगा कृष्णाश्रित। देखिए कृष्णाश्रित। तो इस तरह से समास में हम निश्चित रूप से जोड़ते हैं। तो संहिता कहाँ कहाँ होती है, एक पद में, एक पद के विभिन्न अवयव हैं, अलग अलग हैं, जोड़ करके हम क्या कर देते हैं, हम इनको जोड़ करके एक पद बना देते हैं। और धातु उपसर्ग आ गया, उसमें हमने बना दिया
समास आ गया, इसमें बना दिया। वाक्य तुषा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य में विवक्षा माने वक्ता या लिखने वाले की इच्छा पर वह निर्भर है। देखिए वाक्य, जैसे देखिए कोई वाक्य है, जैसे अगर उसमें लिखा है क अपि, देखिए आगच्छेत, कह अपि आगच्छेत, ये विसर्ग का ऐसे भी आप कर सकते हैं। और जब संधि की प्रक्रिया अपनाएंगे, मैं विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा, यहाँ विसर्ग का ऊ होगा, क में फिर क्या हो जाएगा, इस तरह का रूप बन जाएगा, कोपि आगच्छेत। देखें, तो आपकी इच्छा पर है कि आप इसको करें या ना करें। रामेण सह सीता अपि वनम गतवती, रामेण सह सीता अपि वनम गतवती। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रामेण सह सीतापि वनम गतवती, ये भी है। माने वाक्य में आप संधि आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो कर सकते हैं और चाहे तो नहीं कर सकते। इसीलिए है संहिता एक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्ग हो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। एक पद में निश्चित रूप से संधि कार्य करना चाहिए, धातु उपसर्ग जहां भी आ जाए वहां निश्चित रूप से संधि कार्य करनी चाहिए। समास की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप करने के उपरांत जो पदांश बनता है उनमें निश्चित रूप से संधि कार्य करनी चाहिए। और वाक्य आपकी इच्छा पर, वक्ता और लेखक की इच्छा पर है। तो ये संधि की प्रक्रिया हमने आपको बताया कि संधि शब्द क्या है, संधि शब्द का अर्थ क्या है। संधि शब्द का अर्थ है जोड़, मेल, और दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति का लोप करके जब उनको हम एक में मिलाते हैं तो समास है, लेकिन दो वर्णों को जब हम एक में जोड़ते हैं तो वह संधि है। इसको याद रखिएगा, संधि समास में अंतर यही है कि समास में पदों की विभक्ति का लोप करके उनको जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति को लोप करके जोड़ते हैं, और यहाँ वर्णों का लोप नहीं, वर्णों को जोड़ दिया जाता है। अब संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि कई प्रकार की होती है, मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। संधि का नाम क्या है, नामकरण कैसे है, नामकरण कैसे रखा गया, 3 प्रकार का बताया गया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है, तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 संधियां बताया जाता है कि स्वर में स्वर का स्वर से मेल होता है, व्यंजन में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, और विसर्ग में भी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। नाम कैसे पड़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग से नाम कैसे पड़ा, क्योंकि स्वर, व्यंजन और विसर्ग यही तो आपके वर्ण हैं। वर्णों में संधि होती है तो वर्ण के प्रकार के 3 प्रकार मिलते हैं, स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में और विसर्ग के रूप में, मूल रूप से। तो स्वर का स्वर से मेल होता है, लोग कहते हैं स्वर संधि। ध्यान देखिए नाम कैसे पड़ा। मैंने अभी आपको बताया था कि 2 पद रहेंगे, एक रहेगा पूर्व पद और एक क्या रहेगा, उत्तर पद। अब समझिए, यदि पूर्व पद के अंत में कोई स्वर है तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। संक्षेप में बात समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं। यदि पूर्व पद के अंत में कोई स्वर है
तो वह स्वर संधि। यदि पूर्व पद के अंत में कोई व्यंजन है तो उसे व्यंजन संधि, और पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। इसको याद रखिएगा। यह संधियों का नामकरण इसी आधार पर हुआ है कि पूर्व पद के अंत में यदि स्वर है तो उसे स्वर संधि कहेंगे, पूर्व पद के अंत में अगर व्यंजन है तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे, और पूर्व पद के अंत में विसर्ग है तो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। तो इन संधियों के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। कल स्वर संधियों के बारे में बताएंगे, व्यंजन और विसर्ग संधियां सबके बारे में बताएंगे। आज हमने आपको जो संधि और संधि प्रक्रिया के बारे में बताया, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आएगा। आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।